हेलो एवरीवन, जैसे कि मैंने कहा था कि इसके पहले हमने व्हीटस्टोन सेतु के बारे में डिस्कस किया है और उसके बाद मैंने उस वीडियो में कहा था कि इसके बाद मैं मीटर सेतु के बारे में डिस्कस करूंगी। और जब तक आपको व्हीटस्टोन सेतु के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक आप मीटर सेतु को नहीं समझ सकते। तो व्हीटस्टोन सेतु हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम डिस्कस करेंगे मीटर सेतु को, यानी मीटर ब्रिज। ओके, पहले वाले वीडियोज़ को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर सकते हैं। ओके, या फिर आप मेरे चैनल के होम पेज में जाकर भी देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने काफ़ी सारे केमिस्ट्री से रिलेटेड इवन वीडियोस बनाकर रखा है, ऑर्गेनिक। अभी और भी बनाना बाकी है, तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। ओके, तो यहाँ पे मीटर ब्रिज। अच्छा, सबसे पहले जान लेते हैं कि मीटर सेतु का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। मीटर सेतु का इस्तेमाल हम अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए करते हैं। सबसे पहले आपका दिमाग में ये पक्का रहना चाहिए कि मीटर सेतु का इस्तेमाल क्या है। हम किसी भी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए मीटर सेतु का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं व्हीटस्टोन सेतु जो हमने पढ़ा था उस वाले वीडियो में। ठीक है, ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है, राइट। यहाँ पर हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जब ये जो बीच वाला प्रतिरोध है यानी R5, इसमें जब धारा ज़ीरो हो, यानी इसमें जब कोई भी धारा नहीं बह रहा हो, तब ही क्या होगा, R1 डिवाइड R2 इक्वल टू होगा R3 डिवाइड R4। यानी बीच वाले अगर प्रतिरोध में कोई भी धारा ना बहे तो फिर इन प्रतिरोधों का जो अनुपात होगा, है ना, रेशियो का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो बेसिकली यदि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 हो, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब करंट ज़ीरो है। किसमें, BD में करंट ज़ीरो है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मीटर सेतु। एक्चुअली में मीटर सेतु का अरेंजमेंट इस प्रकार होता है। ठीक है, ये लकड़ी से बना हुआ रहता है ये अरेंजमेंट। ठीक है, तो अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर मैं बना देती हूँ, यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से देख लेना है, जूम करके बनाना है। मैं आपको यहाँ पे बना के बताती हूँ। ये एक क्या है, 1 मीटर का तार है। ठीक है, और यहाँ पे रहता है एक स्केल 100 सेंटीमीटर का, 0 से लेकर यहाँ पे 100 तक सेंटीमीटर का एक स्केल होता है। ठीक है, और हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर मतलब जितना लंबा तार है उतना लंबा ही स्केल हमें चाहिए। और हमें पता है ये 1 मीटर का तार है और 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, राइट। अब होता क्या है, यहाँ पे ना कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट बना रहता है, कुछ इस प्रकार से लकड़ी का अरेंजमेंट जो है बना रहता है। ठीक है, इस साइड भी कुछ इस प्रकार से जो है ये बना रहता है लकड़ी का, और एक अरेंजमेंट ऐसे बीच में बना रहता है ऐसे। ठीक है, इनमें ना आप तार पिरो सकते हैं, में वायर को बांधा जा सकता है, तार को बांधा जा सकता है। ठीक है, और ये अरेंजमेंट हमारा तैयार है। अब यहाँ पे ना ये हमारा A पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है। ठीक है, और इस वाले पॉइंट को, बीच वाले पॉइंट को हम D मानते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। अब मान लेते हैं जो हमारा अज्ञात प्रतिरोध है वो है R3। क्या कहा मैंने, हमें पता है मीटर सेतु का इस्तेमाल हम अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो मान लेते हैं वो अज्ञात प्रतिरोध क्या है, R3। ठीक है, और ज्ञात प्रतिरोध है R1। तो ज्ञात प्रतिरोध को हम क्या करते हैं, ज्ञात प्रतिरोध को हम A और B पॉइंट, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है और ये हमारा D पॉइंट है। ठीक है, तो हमारे पास जो ज्ञात प्रतिरोध है उसको हम क्या करते हैं, इस A पॉइंट और B पॉइंट में क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये ज्ञात प्रतिरोध मतलब R1 है। ओके, अच्छा, अब अज्ञात प्रतिरोध हमें पता नहीं है, अज्ञात प्रतिरोध को हम कहाँ पर अरेंज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे B और C के बीच हम अज्ञात R3 प्रतिरोध को कनेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पर फिर से बना रही हूँ ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, अब होता क्या है, इतना तक समझ में आ गया। अब A और C को ना हम कनेक्ट करते हैं सेल से, बैटरी से, नहीं तो ये सारे काम नहीं होंगे। अब जैसे ही हम, ये हमारा B पॉइंट यहाँ पर आपको दिख रहा है, B पॉइंट से हमने यहाँ पर एक वायर निकाला और इसको कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर में। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे ना एक जॉकी रहता है, जॉकी कुछ इस प्रकार रहता है,
यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश तो करूँगी पक्का। तो ये जो पीछे साइड होता है ना, इसको आप जब खोलते हैं इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, वायर को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये जॉकी जो है यहाँ पर रहता है, ये जॉकी जो है यहाँ पर रहता है। और जॉकी को जब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए पॉइंट में जॉकी को टच करते हैं स्केल पे, तो हमारा गैल्वेनोमीटर जो है वो लेफ्ट साइड में विक्षेपण उत्पन्न करता है। जब हम जॉकी को इस स्केल के ये सी वाले पॉइंट साइड में जब हम जॉकी को टच कराते हैं तो गैल्वेनोमीटर राइट साइड में विक्षेप उत्पन्न करता है। ठीक है, लेफ्ट में राइट में। अच्छा, अगर गैल्वेनोमीटर ए पॉइंट में इस पॉइंट में अगर हमने टच कराया और लेफ्ट साइड में जो है विक्षेप उत्पन्न नहीं किया, इसका मतलब हमारा अरेंजमेंट गड़बड़ है। ठीक है, तो अरेंजमेंट को सही जो है चेक करने के लिए हमें यही देखना है कि गैल्वेनोमीटर सही तरह से विक्षेपण उत्पन्न कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे लेफ्ट कर रहा है, यहाँ पे राइट कर रहा है, तो बीच में कहीं ज़ीरो होगा, बीच में कहीं ज़ीरो होगा, राइट। तो ये हम पता कर लेते हैं। कैसे करते हैं, तो ये हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, जॉकी को आपको स्केल के विभिन्न हिस्से में टच कराते रहना है, तो बीच में कहीं आपको ज़ीरो वैल्यू मिल ही जाएगा, है ना। तो मान लेते हैं कि ये जो डी पॉइंट है ना, यहाँ पे ज़ीरो वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने खोज लिया यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं जो तार AC है हमारा, उसका एकांक लंबाई जो तार AC है हमारा, वो एकांक लंबाई का प्रतिरोध जो है वो x है। ऑफ कोर्स ये प्रति सेंटीमीटर की बात हो रही है। और ज्ञात प्रतिरोध हमें पता है R1 है ना, हमने कनेक्ट किया था। अब हमने ऐसा बीच में कोई ऐसा बिंदु जो कि यहाँ पर देखो D है, यहाँ हमने खोज लिया कि जहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर है वो जीरो विक्षेप उत्पन्न कर रहा है, यानी BD इज इक्वल टू 0। तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर ये बीच में 0 था, है ना, यहाँ पे ये बीच वाले प्रतिरोध में 0 था, तो इसका बटे इसका रेशियो बराबर होता है इसका बटे इसका, है ना। तो वही यहाँ पे बीच में हमें मिल गया, ये जो D है पॉइंट, इसमें जो है ये 0 आ रहा है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे R1, देखो ये सेम है। अगर मैं यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ देख लो तुम, A और C, यहाँ पर A और B के बीच प्रतिरोध क्या है बताओ, R1 है या नहीं। यहाँ पर देखो A और B के बीच में प्रतिरोध क्या है, R1। तो यहाँ पर जरा कंपेयर करो, एक सेकेंड, ये देखो A और B के बीच में क्या प्रतिरोध है, R1। यहाँ पर देख लो B और C के बीच में R3 प्रतिरोध है, यहाँ पर भी देखो सेम है, B और C के बीच प्रतिरोध R3 है। ठीक है, अच्छा A और D के बीच प्रतिरोध R2 है, D और C के बीच प्रतिरोध R4 है। और यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं, A और D के बीच प्रतिरोध क्या है, ये वाला स्केल का इतना हिस्सा, और D यानी C और D के बीच का जो प्रतिरोध है वो स्केल का इतना हिस्सा है ना। ये हम निकाल सकते हैं माप कर, है ना। जैसे हमने D पॉइंट पे 0 जो है निकाला, निकाला जॉकी को पुट करके विभिन्न हिस्सों में स्केल के, वैसे ही हम ये निकाल सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इससे, R1 डिवाइड AD का प्रतिरोध बराबर R3 डिवाइड DC का प्रतिरोध। अब ना हमें जरा टेंशन किस बात की है, R1 तो हमें पता है, R3 हमें पता है, लेकिन AD का प्रतिरोध निकाले कैसे, DC का प्रतिरोध निकाले कैसे। अब देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ध्यान से देख लो। जो हमारा AD का प्रतिरोध है वो L लंबाई का प्रतिरोध है, मान लेते हैं AD का जो प्रतिरोध है वो L लंबाई का है, और एकांक जो प्रतिरोध है ना, एकांक प्रतिरोध यहाँ पर माना था ना हमने, देख लो एकांक लंबाई का प्रतिरोध AC का वो X था, और यहाँ पे L लंबाई का निकालेंगे तो क्या होगा। अच्छा, एक टॉफ़ी का जो प्राइस है वो 5 रुपये है, तो 5 टॉफ़ी का क्या होगा, 5 × 5 है ना, मल्टीप्लाई ही तो करना है। तो एकांक में अगर X है तो L में क्या होगा, X × L, तो ये देखो X × L। ठीक है, अब हम AD का तो निकल गया, AD का क्या होगा, XL। ठीक है, अब DC का निकालते हैं। DC का प्रतिरोध क्या होगा बताओ, पूरा स्केल 100 सेंटीमीटर का है, तो अगर
100 में ये डी पॉइंट है, देख लो ये डी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। तो पूरा स्केल तो हमारा हमें पता है 100 सेंटीमीटर का है, पूरा 100, ए से डी के बीच एल। तो ये क्या होगा, पूरे में से इसको अगर घटा देंगे ये वाला हिस्सा क्या होगा बताओ। फिर से एक बार, ये पूरा स्केल 100 सेंटीमीटर का है और ए और डी के बीच एल है। तो डी और सी का यानी इतना हिस्सा कैसे निकालेंगे, तो पूरे में से अगर हमने इसको माइनस कर दिया तो ये वाला निकल जाएगा। तो पूरा क्या है 100, एक सेकेंड, पूरा क्या है 100 था, पूरा 100 था, उसमें से एल घटा देंगे तो वो वाला हिस्सा आ जाएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, वही चीज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि डी सी का प्रतिरोध बराबर 100 माइनस एल लंबाई। तो लंबाई तो हमारा निकल गया। अब एकांक में x है तो 100 माइनस एल में कितना होगा, सबसे पहले हमने लंबाई निकाला, यहाँ पे लंबाई माना था l और यहाँ पर पूरा 100 था तो उतने का 100 माइनस एल लंबाई निकाल लिया। अब वहाँ पर एडी का प्रतिरोध l था तो x एकांक का x है तो l का क्या होगा x इंटू एल। वैसे ही यहाँ पर एकांक का x है तो 100 माइनस एल लंबाई का क्या होगा x इंटू 100 माइनस एल हो गया। अब निकल गया ना हमारा प्रतिरोध, एडी का प्रतिरोध XL और DC का प्रतिरोध X इंटू 100 माइनस एल। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं R1 अपॉन X1 इज इक्वल टू R3 अपॉन X इंटू 100 माइनस एल। अब देखो X से कैंसिल आउट हो गया ना, हमारे पास क्या बचा, R1 अपॉन L इज इक्वल टू R3 अपॉन 100 माइनस एल। हमें चाहिए अज्ञात प्रतिरोध, तो अज्ञात प्रतिरोध क्या है इनमें से R3, तो R3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 माइनस एल और ये R1 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिवीजन में है तो यहाँ पर R1 मल्टीप्लाई में हो जाएगा और यहाँ पे R इंटू, देखो ना इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है R1 और इसको। तो देखो क्या होगा, R1 इंटू 100 माइनस एल इज इक्वल टू R3 इंटू एल। हमें चाहिए अज्ञात प्रतिरोध इनमें से R3 है तो R3 इज इक्वल टू करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है तो पूरा डिवीजन में आ जाएगा तो क्या बचेगा R3 इज इक्वल टू R1 इंटू 100 माइनस एल डिवाइड क्या L। तो देखो यही है ना, यहाँ पे देख लो R3 इज इक्वल टू 100 माइनस एल इंटू R1 डिवाइड L। तो इस तरीके से हम मीटर सेतु का इस्तेमाल करते हैं किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार प्लीज़ इस वीडियो को फिर से देखें, रिवाइज करें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है। इसके नेक्स्ट वाले वीडियोस में और भी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।